बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आइनी तरमीम रात के अंधेरे में हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्हाट्स नेक्स्ट, होगा क्या अब? अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट में वकला जमे हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना एक रद्द अमल भी दिया और इसके साथ हामिद खान की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया। अब वकला जो थे उनमें तहरीक इंसाफ के वकला की तादाद ज़्यादा थी। अब जो है, क्या वकला बाकायदा तौर पर उन्होंने लाए अमल तैयार कर लिया है? क्या कुछ करने जा रहे हैं वो ये आपको बताएंगे। आज से 3-4 दिन बाद ये तरमीम जो है बाकायदा चैलेंज होगी, आइनी बेंच के सामने ये तरमीम लगेगी। क्या सूरत हाल बन सकती है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक फ़ैसला मौजूद है नाज़रीन, जो कि जो आइनी तरमीम के हवाले से है। वो फ़ैसला क्या कहता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का जब जजमेंट आया था, तो इन्हीं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसकी मुखालफत की थी और अपनी जजमेंट में वो उड़ा दी थी आइनी तरमीम। बिल्कुल उड़ सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसको कौन से जजेस सुनेंगे। आपको इस पूरे व्लॉग में इनसाइट देंगे कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होने वाला है। साकिब बशीर साहब, हम आखिर में बात भी करेंगे। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जाते जाते भी तहरीक इंसाफ को जो ठोका है और बेसिकली जो बल्ले का मुतनाज़ा तरीन डिसीजन दिया था, वो उन्होंने उसका बाप बंद करके गए हैं। इस पर बाद में आते हैं। आज हामिद खान साहब ने, कल उनका हमने बयान सुना जब वो कल निकल रहे थे पार्लियामेंट से बाहर, तो मैंने कहा कि सर ये तो डिज़ास्ट्रस है। और इससे तो अदलिया के, आप ये कह सकते हैं, आज बड़ी खूबसूरत हेडलाइंस लगी है कि विंग्स क्लब कर दिए गए, यानी अदलिया की पावर्स को, इख्तियारात को, सारों को सल्ब कर लिया गया। तो आप वो क्या आप तो कब से तहरीक का ऐलान करते हैं, कभी कहते हैं कुछ। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इन आइनी बेंचेस में पेश ही नहीं होते। और फिर साथ जो दूसरे वकला थे, उन्होंने कहा कि देखें जी, ये तो वकील ने अदालत चलानी होती है, इसमें सियासी जमात का कोई किसी का दखल नहीं होता। अगर तमाम वकला ऑन बोर्ड होंगे, सीनियर वकला समेत, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आइनी बेंच को जब चैलेंज किया जाएगा तो हम इसमें पेश नहीं होंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि अभी ये करते क्या हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि ये तो आज ऐलान हो गया कि तरमीम चैलेंज होने जा रही है। अब 3-4 दिन में चैलेंज होगी, लेकिन पहले चीफ जस्टिस ने बनना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा और फिर जाके ये चैलेंज होगी। तो व्हाट वुड बी द अपकमिंग सिचुएशन? एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो वकला हैं या इनकी जो एक्शन कमेटी है या जो ज़्यादा लॉ नोइंग लोग हैं, वो ये समझ सकते हैं कि ये जो लेजिस्लेशन की है इसमें अदलिया के पर काट दिए गए हैं। और इसमें जो इख्तियारात की तकसीम जिस तरह की गई है, इसमें ये ख्याल रखा गया है कि जो केस भी और जो है वो लगना है या बेंच कौन सा बनना है, उसमें जजेस कौन से होंगे, हेड कौन करेगा, फिर जो जजेस लगने हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, नए जजेस आने हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये सारे जो है वो मरहून मिन्नत हों हुकूमत के, और हुकूमत जो है वो उसको तैनात करेगी और इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हाई कोर्ट्स के जजेस की एक एक साल की होगी। तो उस तनाजुर में जो वकला ने बात की है, मेरा ख्याल है कि वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये तो फिर आप बिल्कुल मातहत एक इदारा बना रहे हैं कि हुकूमत के, कि जब हुकूमत चाहेगी, जो चाहेगी वो उसमें। अब उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात की है, वहाँ वो कह रहे हैं कि एक तो बेंचेस बनाएंगे, मैंने बेंचेस, और दूसरी बात वो इंटरनली भी एक सीनियरिटी, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक सीनियरिटी होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में शामिल जजेस की एक सीनियरिटी होगी, जिसमें टॉप 3 जजेस जो होंगे वो हेड होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो जजेस होंगे वो प्रिजाइडिंग जज होगा, प्रिजाइडिंग जज हेड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का। उसका रोल इक्वल रखा गया है चीफ जो जस्टिस। जी चीफ जस्टिस के साथ साथ। तो और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो परसों मुसवदा आया था, उसमें यह था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कल अचानक जो है वो ये इसमें तब्दीली हुई है, चीफ जस्टिस और प्रिजाइडिंग जज और 3 मोस्ट सीनियर जजेस। तो प्रिजाइडिंग जज को बाकायदा अब जो है वो उन्होंने रिकग्नाइज किया है और उसको पूरा इख्तियार दिया है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड। बेंच हेड। अच्छा, और उसके अब पास इसमें इख्तियार भी ज्यादा है, और साकिब उसके साहब, पास जो केसेस आएंगे वो भी
डेफिनेटली वो बड़े अहम केसेस होंगे। अच्छा साकिब साहब, इसमें एक और चीज़ भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाया जाएगा उसमें सिर्फ ये नहीं है कि प्रिजाइडिंग जज के बाद 4 सीनियर लोग लगा दिए, बल्कि उसमें हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की एक क्लॉज दी हुई है। उसका मतलब ये है कि हर सूबे से एक अपनी मनपसंद जज जो सीनियरिटी पे आ रहा होगा, जो कि इस बेंच का, इस कैंप का नहीं होगा, दूसरे कैंप का होगा, उसको चूज़ कर लिया जाएगा। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग जो इसमें शिक डाली गई है कि आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन के मामले को लेकर अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे और फिर उसके आगे चीज़ें चैलेंज होंगी सारी। मैं तो ये समझता हूँ कि जब ये लेजिस्लेशन जब वो इसमें ड्राफ्ट तैयार हो रहा होगा तो दूसरी तरफ उन्होंने रखा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जज हैं, फलां सूबे से इतने हैं और फलां फलां जज जो है वो हमारी फेवर में हैं और 8 जजेस को हमने सबक भी सिखाना है, 6 जजेस को भी हमने सबक सिखाना है, ये जो ख़त लिखते हैं, जो मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले देते हैं, तो इनको कैसे कैसे किया जाएगा। तो अब फ़र्ज़ करें कि जस्टिस याह्या अफरीदी को अगर चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तो, और वो बन भी जाते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अगर रिक्यूज़ करते हैं तो फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को दोबारा कंसिडर करेंगे। ये जो नया ड्राफ्ट आया है परसों वाले ड्राफ्ट में, कल वाले ड्राफ्ट में, ये माइनर सा फ़र्क है कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बनते हैं, उन्होंने रिक्यूज़ किया, तो फिर जो पहले वाले 2 हैं उनको दोबारा कंसिडर किया जाएगा। अगर उनमें से किसी ने रिक्यूज़ किया तो फिर चौथा बंदा आएगा। ये इसमें तो जो चीफ जस्टिस हैं वो जो उनको जो है वो बनाया जाएगा। तो अब देखना ये है कि उनका फिर रवैया इस सारे तनाजुर में कैसे होगा। जो हमने शुरू में बात की थी इस मामले में कि वकील कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे, तो जो चैलेंज करेंगे वो जो चीफ जस्टिस होगा वो, अब फ़र्ज़ करते हैं हम याह्या अफरीदी है, तो जो चैलेंज करेंगे तो याह्या अफरीदी साहब के सामने पहला बड़ा चैलेंज होगा कि जो आइनी तरामीम चैलेंज हुई हैं इनका क्या करना है, क्या वो फुल कोर्ट बनाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। अच्छा, अगर देखिए फुल कोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो ड्राफ्ट में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो तमाम चीज़ों का फैसला करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को बनाने की एक खसूसी जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। अब जुडिशल कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे क्या ये डिपेंड करेगा कि वो फुल कोर्ट बनाए, या फिर जुडिशल कमीशन पे ये डिपेंड करेगा वो फुल कोर्ट बनाए किसी मामले को? फुल कोर्ट की तो कोई प्रोविजन उसमें दी नहीं। बिल्कुल आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। ये चीज़ वही जो इख्तियारात की तकसीम भी है और जो मामलात हैं इनको तय होते होते बड़ा टाइम लग जाएगा। और सबसे पहले तो यही तय होगा कि ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जो आइनी तरामीम हुई हैं, ये किस बेंच के सामने जाना है और क्या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पे फुल कोर्ट बना सकता है। जब तक कि जो जुडिशल कमीशन है उसकी जानिब से आइनी बेंचेस ना बने हुए हों, ये भी एक वजह है। क्योंकि आइनी बेंचेस, लेकिन हुकूमत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि रात को 3, 4, 5 बजे तक उन्होंने वो मंजूरी करवाई, फिर वहीं पे प्राइम मिनिस्टर ने दस्तखत किए, सदर मोहतरम से भी दस्तखत ले लिए गए और उन्होंने 10-11 बजे गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और अभी जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, वो भी आज जो है वो नोटिफाई होने का इम्कान है और मेरा ख्याल है रात गए तक हो सकता है चीफ जस्टिस का नाम भी आ जाए। तो इसलिए ये लगता ये है कि हुकूमत जो दूसरी जो जुडिशल कमीशन है उसको भी नोटिफाई कर सकती है और हो सकता है कि काजी मोहतरम जो है वो अपने दौर में ही वो उसके एक जो है वो इजलास लगा के जाए, एक इजलास एक इजलास जो है वो, क्योंकि काजी साहब का वोट है ना सर, चीफ जस्टिस का उसमें एक वोट है जो सबसे चीफ है जुडिशल काउंसिल का। तो नहीं उनका वोट भी है, उनको प्रिजाइड भी कराना ज़रूरी है इस लिहाज से, क्योंकि ये जो आइनी तरामीम हुई हैं, ये जो अदलिया के पर काटे गए हैं, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हुई है, बहुत सारी जो इख्तियारात में जो है वो कमी लाई गई है, ये सारा जो कुछ है उसमें बहुत ज़्यादा सहूलतकारी कहीं ना कहीं से हमें नज़र आती है। वो जहाँ पे हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, तो इस तनाजुर में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करवाएं फिर उनसे आखिरी दिनों में जो है वो मुझे तो लगता है कि आज 21 है, फ़र्ज़ करें कि आज रात को और कल को वो कर देते हैं कमेटी वाला, और जो पार्लिमानी कमेटी उन्होंने बनानी है, दूसरी जो जुडिशल कमीशन बनाना है, उसको भी नोटिफाई करने के लिए वो भेजें सुप्रीम कोर्ट, ये लिख के भेज दें, उधर से भी नोटिफाई करके उसका इजलास 24 को बुला के उसको सरबराही करवाएं और उस पर आइनी बेंचेस भी बनवा दें ताकि पट ब्याह तो इनके जो है वो इनका भी इनपुट आ जाए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया है मामला, तो इनका भी इनपुट आ जाए और ये फिर थोड़ा सा मर्जी भी शामिल हो जाए कि कौन जो है वो उसको रखना है और किसको जो है आउट करना है। वगरना तो
जो चीफ जस्टिस काजी फाइज हैं, जहाँ उनके बल्ले का जो फैसला है वो तारीख में टॉप पे लिखा जाएगा, जस्टिस मुनीर के फैसले से ऊपर। तो दूसरा और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इस जुडिशरी के हेड हैं। उनके हेड होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाला। ये भी उन्हीं के खाते में लिखा जाएगा। रद्दी की टोकरी में डाल के आईनी तरमीम हो गई बीच में। यार इतनी बड़ी चीज हो गई। तो ये चीजें जो है वो बड़ी मतलब अलार्मिंग है। अच्छा साकिब साहब, अगर थोड़ी सी हम तारीख को देखें, आईनी तरमीम कोई सहीफा आसमानी नहीं है कि जो कि चैलेंज नहीं हो सकता या कलअदम नहीं हो सकता। हमारे साथ वाले मुल्क में आईनी तरमीम कलअदम होती हैं। भारत की बात कर रहा हूँ। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला इख्तलाफी नोट मौजूद है जिसमें उन्होंने आईनी तरमीम को कलअदम किया था। उस टाइम बड़े चैम्पियन थे ये ह्यूमन राइट्स के भी, डेमोक्रेसी के भी, लेकिन जब खुद मनसब आला मनसब पे बैठे तो इनकी क्या रविश हुई वो हम सब ने देखा। लेकिन साकिब साहब, एक और रावलपिंडी बेंच का जो केस है, जो वकला जो पाकिस्तान बार कौंसिल का था, उसमें पीसीओ जजेस को साइड पे किया गया। तो अदालत से ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद है नाज़रीन के जिसमें आईनी तरमीम को जो है और साथ जो ऐसे इकदाम किए गए थे गैर आईनी थे उनको नलिफाई किया गया। तो देयर इज़ अ होप। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तमाम दरवाजे बंद हो गए। हम मानते हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रखा जाएगा, लेकिन अगर जस्टिस याहिया को भी देखें तो ऐसा नहीं है जस्टिस याहिया के स्ट्रेट अवे उसे उठा के फेंक देंगे या ऐसा कोई बेंच बन जाएगा जो बिल्कुल उसे कंसिडर ही नहीं करेगा। चांस मौजूद है। नहीं, वो चैलेंज तो होगी, लेकिन ये एक लंबी जंग मुझे लग रही है। जो वकला हों, सिविल सोसाइटी हों, या जो लोग इसको समझते हैं कि आईनी तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तनाजुर में, अब जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना वो पार्लियामान का राइट है, लेकिन इसको आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पूरा स्ट्रक्चर, पूरा इदारा जो है उसको साइडलाइन कर दें। जब स्टेट के 3 पिलर हैं, एग्जेक्टिव है, मुकन्नना है, जुडिशरी है, तो जुडिशरी को आप बिल्कुल जो है वो साइडलाइन कर दें, तो ये हो नहीं सकता। तो इस तनाजुर में इन नुकात पे ये चैलेंज तो होगी, लेकिन ये कहना कि ये बहुत जल्दी इससे कुछ ना कुछ हो सकता है, लंबी जंग, ये ख्याल है कि एक तवील सिलसिला चलेगा और उसमें ख़ास तौर पर जो इनसाइड होगा, जो आउटसाइड होगा, उसका इनसाइड फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह कि वकला तहरीक अगर चलती है, वकील बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, वो उस एहतजाज में शिद्दत कितनी होती है, हो सकती है, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी और उसके असरात जो है वो पड़ेंगे। तो आज जो हामिद खान साहब ने ऐलान किया कि हम अपनी कमेटी के सामने रखेंगे, उस कमेटी का एक लाया अमल बनेगा, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हमने पेश नहीं होना है, फिर हम उसके बाद जो तहरीक को एक लीड करेंगे। तो डू यू थिंक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस, इतनी जल्दी नहीं होगा, इतनी जल्दी तमाम वकला नहीं आएंगे क्योंकि बार्स को ख़रीदा हुआ है। तो राइट नो आपको कोई मूवमेंट बनती हुई नज़र आ रही है या इट वुड टेक एट लीस्ट 4 to 5 months? नहीं, 2007 की जो वकला तहरीक थी, ऐसा नहीं था कि वो पहले दिन ही शुरू हो गई थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनने में बड़ा टाइम लगा था और बहुत कम लोग थे शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम बनता गया और वो फिर एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल उसने इख्तियार की और उसने एक प्रेशर बिल्ड किया और उसके बाद सारे मामलात हुए। तो तहरीक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही बना करती है। तो ये जिस तरह इन्होंने मुल्क भर में लॉयर्स कन्वेंशंस किए हैं, तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस आ रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ बड़ा मैटर करेंगे, रेफरेंडम होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस हैं वो तारड़ साहब का और बून ग्रुप जो है वो हार जाता है, तो बड़ी तब्दीली आ सकती है। एक तो रेफरेंडम भी होगा, फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार की वो क़यादत होगी, मुंतखब क़यादत, उसका रोल बड़ा मैटर करता है, जो मुंतखब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। अब क्या हुआ है, जो अब की जो लेजिस्लेशन हुई है इसमें सुप्रीम कोर्ट बार में, क्योंकि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हुकूमत की बी टीम आप समझें। पाकिस्तान बार कौंसिल में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल वो हैं जिन्होंने मुसवदे तैयार किए पीपल्स पार्टी का, मतलब फारूक ऑन बोर्ड थे, सारी चीजें बता रहे थे। वहाँ पे भी जो कमेटी बनी वो सारे मतलब बी टीम समझे आप, बी टीम का किरदार चल रहा था। तो अगर वो तब्दीली होती है तो उसका असर भी फिर आएगा। You are very right कि that depends on the election of Pakistan Bar Council and Supreme Court Bar Association। पाकिस्तान बार काउंसिल तो मेरे ख्याल में अभी नहीं है शायद, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो एक में हो रहे हैं। तो
अब जो एक चीज़ है, जाते जाते जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो कारनामा किया, वैसे तो उनके तारीख भरी पड़ी है कारनामों से, उनके फ़ैसलों से। मुझे ऑफिस ने असाइन किया कि आप उनकी जो कारकर्दगी है उस परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पे एक पैकेज बना के दें, एक रिपोर्ट, जामिया रिपोर्ट। तो मैं पहले तो हंसा, फिर मैंने कहा चलें, अब वो टीवी की मजबूरियाँ, लेकिन हम यहाँ तो बयान कर सकते हैं। बहरहाल जाते जाते इट्स मतलब एक चीफ जस्टिस के बैठे हुए मनसब पे बंदे ने 4 दिन पहले एक सियासी जमात जिसका इतना बड़ा वोट बैंक है, जिसके साथ ज्यादती हुई, और ख़ुद चीफ जस्टिस ने एक्सेप्ट किया कि वो जो फैसला था उसमें मैंने सियासी उसकी जमात गलत को तशरीह ख़त्म, की। गलत तशरीह थी, नहीं किया। आपने वो डोर बंद कर दिए यार, जिससे वो उनको वापस रिलीव करना था या फैसला रिवर्स करना था, और आपने सिर्फ इस बात पे किया क्योंकि वो जो वकील साहब थे वहाँ पे पेश हुए, उन्होंने कहा कि सर आप हमारे खिलाफ बाइस्ड हैं, सारे फैसले देख लें, सारे बेंच उठा के देख लें, आपने हमारे खिलाफ फैसले दिए। हम नहीं चाहते आप सुने। उस चीफ जस्टिस ने अपनी मनमानी भी की, उसके साथ फैसला भी ये दिया कि हमेशा के लिए उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। अब उन्हें पता है कि ये मामला आईनी अदालत के बेंच में लगेगा। इतनी बड़ी आप ये कह सकते हैं कि मुतासिबाना रवैया, इतना ज़्यादा बोग्स, आखिर चीफ जस्टिस के मनसब का ही ख्याल कर लेना मैं चाहिए था। आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, और उसका आखिरी जो सिरा है वो आइनी तरमीम होगा, और पहला सिरा जो है वो होगा वो बल्ले वाला फैसला, कि फैसला किया गया बल्ले का कि बल्ला जो है वो नहीं होगा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले में। इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि उनका हर दरवाज़ा बंद कर दिया कि भाई आप नहीं है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि वो बल्ला इन्होंने ना लिया होता, पहले हम ये सिनेरियो, तो 8 फरवरी इलेक्शन में रिजल्ट मज़ीद मुख्तलिफ होते। दूसरी बात, अगर चले बल्ला ले लिया और पॉलिटिकल राइट्स जो थे उनके बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वो राइट्स भी उनको मिल जाते, तो 8 फरवरी के बाद जो उनके आज़ाद लोग थे वो कभी एक दर पे, कभी दूसरे, कभी तीसरे पे देख रहे थे, कभी एक जमात तो कभी दूसरी जमात को कंसिडर कर रहे थे, कभी मतलब वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को और कभी सुन्नी सुन्नी कौंसिल त्याग में। कौंसिल को दे। तो वो अगर उनके जो एफिडेविट्स हैं या उनका बतौर पॉलिटिकल पार्टी वो मान लिया जाता, तो वो पीटीआई होते ना। तो जो मखसूस नशिस्तों वाला इतना इतना बड़ा फड्डा बना, इतने बड़े 8 जज मतलब लिख रहे हैं फैसला, इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा, कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता, ये सारा मामला बड़ा स्मूथ चल जाता। लेकिन इसका पूरा सिरा जो है वो उस 13 जनवरी के उस फैसले को जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने एक और मोड़ ठोक दी है उस पर। और बड़े हैरान कौन है कि एक जाने वाला चीफ जस्टिस जिसने पूरी ज़िंदगी जो है वो इस शोबे को दी, उसके साथ जो है वो शाना बशाना चलने वाले एक वकील हामिद खान, जो अब मुश्किल वक्त था, उन पर रेफरेंस था, तो उनके साथ चलते रहे, शाना बशाना चलते रहे। पिछले दिन उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल माजरत खां हूँ कि जो कुछ मैंने किया, कि चलते रहे इनके साथ। तो 4 दिन रिटायरमेंट से पहले वो कह रहे हैं मोस्ट वाइज जज मैं इनके सामने पेश नहीं होऊंगा, हमारा हम नहीं केस करते। तो उन्होंने कहा कि कर दें आपने जो कुछ करना है, लेकिन हम जो है वो इसकी पैरवी नहीं करेंगे। 4 दिन पहले मतलब सिचुएशन को आप उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि आप जब रिटायरमेंट पे जा रहे हो तो उससे पहले जो है वो आप इस नहज पे पहुंच गई चीज़ें। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, यही अलमिया है अनफॉर्चुनेटली, और यही वजह है कि अगर आप वो चीफ जस्टिस के एक जो कर्टिसी डिनर होता है उसकी बात करें, तो अगर ये कर्टिसी डिनर जो 20 लाख कह दिया गया कि मैं नहीं लेता, दिया जाता, तो इस मैक्सिमम जजेस ने पार्टिसिपेट नहीं करना था, क्योंकि रिजेंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हीं के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। और अगर सियासी पार्टियों को देखें तो वो जो बात करते हैं हमने काले नाग का जो है वो जहर निकाल दिया, उसके दांत तोड़ दिए, तो वो किसकी तरफ रेफर करते हैं, ये सोचने की बात है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।